नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला खास बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में खबर के साथ खबर के मायने भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर हम आपको बताते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार की मांग को हम आपको समझाएंगे कि आज जो ये बैठक हुई है उसमें क्या मांग की गई। शाह से नीतीश की विशेष मांग के मायने भी समझाएंगे। इसके साथ साथ तीसरी खबर जो हमारी होगी वो नोटों के बंडल वाली तस्वीर के मायने को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये नोटों के बंडल जो बार बार सामने आ रहे हैं इसके क्या मायने हैं। कैश कांड पर तेज सियासत के मायने को भी आपको समझाएंगे और साथ ही साथ जानिए कि कब कब हुई है बिहार पुलिस की पिटाई। तो ये 5 बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नजर आएगी और चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये खास बुलेटिन खबर तो समझिए। पहली खबर, पटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में काफी दिनों बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर नजर आए। अमित शाह ने बैठक को अच्छा बताया और कहा कि जातीय सर्वे का फैसला तभी लिया गया था जब बीजेपी सरकार में थी। मीटिंग तो बहुत अच्छी। करीब 1.25 साल यानी 15 महीने बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ मंच पर दिखे हों। मौका था पटना में हुई 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का, जिसकी वजह से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक मंच पर एक साथ दिखे। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार की तरफ से 3 बड़े मुद्दे उठाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही सीएम ने बिहार में आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की, जबकि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह से नेपाल सीमा पर हाई डैम बनाने की मांग की है। मंत्री संजय झा की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आप पूरी डिटेल दीजिए, इसे देखता हूं। वहीं बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बैठक अच्छी रही और जातीय गणना का फैसला तभी हुआ था जब बीजेपी सरकार में थी। देखिए, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई न कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजॉल्व हुए हैं। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया बिहार में इसका समर्थन भी किया था और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। अमित शाह ने जातीय गणना पर उठ रहे सवालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी और कुछ खास जातियों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है। इस आरोप का समाधान होना चाहिए। मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक झारखंड के रांची में होगी, लेकिन तब तक एक साथ शाह नीतीश की तस्वीर और विशेष राज्य के दर्जे के साथ जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले की चर्चा सियासी गलियारे में तैरती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार की मांग को जानिए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के 4 राज्य सदस्य हैं और इसमें शामिल है बिहार, पश्चिम बंगाल। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में उड़ीसा और झारखंड भी सदस्य है।
समय समय पर क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक रखी जाती है। इन बैठकों में इन राज्यों से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है और इस बार बिहार की राजधानी पटना में क्षेत्रीय परिषद की यह अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बाकी राज्यों से जुड़े मामलों के अलावा बिहार से 3 बड़े मुद्दे उठाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया, 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की और इसके साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नेपाल सीमा पर हाई डैम बनाने की मांग की। तो ये बैठक कई मायनों में अहम थी और साथ ही साथ सियासी तस्वीर के लहजे से भी बहुत अहम थी, क्योंकि करीबन कई सालों बाद आज अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में नजर आए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। जेडीयू नेता बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी के नेता जेडीयू की इस विशेष मांग पर सवाल पूछ रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है। हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज। विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे युवा साथी युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जेडीयू के नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा जोर शोर से उठाने में लगे हैं। इसकी आवाज 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी सुनाई दी। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने तर्क दिया कि विशेष राज्य के लिए जिन शर्तों को पूरा करना होता है, बिहार उन शर्तों को पूरा करता है। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जातिगत गणना के बाद एक बड़ी आबादी गरीब है, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी और अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देता है तो उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। चुनाव के पहले जेडीयू की तरफ से जोर शोर से उठाए जा रहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश विशेष राज्य की मांग करें, ये अच्छी बात है, लेकिन नीतीश बताएं 19 साल में उनकी नीतियों में क्या क्या कमियां रही हैं, अपनी नाकामियों का पूरा हिसाब दें। सरकार अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में क्यों नाकाम रही, आज 75 साल बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों करनी पड़ रही है। 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा इसका समर्थन किया है, केवल कांग्रेस और आरजेडी ने इसका विरोध किया है। आरजेडी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने तो समर्थन किया और आज भी समर्थन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सारी स्थिति को समझते हैं। 33 वर्षों तक लालू जी और नीतीश जी का राज रहा और 32,000 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू उपलब्ध हो पाएगा। इसका मतलब ये दोनों मुख्यमंत्री अक्षम हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है और चुनाव के बाद 3-4 साल तक इसकी कोई चर्चा नहीं होती। पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए शाह से नीतीश की विशेष मांग की मायने को समझिए। साल 2010 में नीतीश कुमार ने पहली दफा केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी थी। जेडीयू ने बाकायदा इसके लिए मुहिम भी चलाई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री रघुराम राजन इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी ने 2013 में अपनी रिपोर्ट भी केंद्र को सौंपी थी।
लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। बीच बीच में ये मुद्दा रहकर ये मुद्दा उठता ही रहा। साल 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, लोकसभा चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को गरमाया गया, इसे उठाया गया। आखिरी बार साल 2017 में विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र भी लिखा था। बीजेपी के नेता इस मुद्दे को नीतीश कुमार का सियासी मुद्दा बताते आते हैं, क्योंकि साल 2010 में भी चुनाव के पहले ही इस मुद्दे को उठाया गया था। समझने वाली बात तो ये है कि 2024 में एक बार फिर चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और इसी बीच पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हो गई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस मुद्दे को उठा दिया। यानी एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है, जिसको चुनाव में भुनाने की कोशिश हो सकती है। तो बार बार चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी रेड लगातार जारी है। वहीं अब तक 300 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त कर लिए गए हैं, जिनमें से 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी की जा चुकी है। न्यूज 18 के पास कैश गिनती का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को देखिए। बड़ा सा हॉल में बहुत बड़ा टेबल और टेबल पर अनगिनत पड़े नोटों के बंडल। नोट सिर्फ सेंटर टेबल पर ही नहीं दिख रहे, बल्कि पूरे हॉल में नोट ही नोट की गड्डियां बिखरी पड़ी हैं। और साथ में दिख रही है नोट गिनने वाली मशीनें, वो भी एक दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा। देखकर हैरान हो गए? तो एक बार फिर से देख लीजिए, शायद पूरी जिंदगी में एक साथ इतने नोट देखने को ना मिले हों। तस्वीरों को देखने से किसी फैक्ट्री की फीलिंग आ रही होगी। ये लेकिन कोई सामान बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू की नोट फैक्ट्री से मिले नोटों की गिनती जारी है। जी, धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोट गिनने में 3 दिन लग गए। यही नहीं, नोट गिनने के इस काम में 25 से अधिक नोट गिनने वाली मशीनें और 50 से अधिक बैंक कर्मचारी लगे रहे। ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि धीरज साहू के ठिकानों से मिले इन नोटों को गिनने में 3 बैंक के कर्मचारी लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता की इस रुपयों की फैक्ट्री को देखकर इंसान तो क्या, शायद मशीनें भी हैरत में पड़ गई हैं। तभी तो नोटों की गिनती करते करते अब तक कई मशीनें खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद भुवनेश्वर से नोट गिनने की नई मशीनों को मंगवाया गया। शनिवार तक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है। 176 नोटों से भरे बैग में से रविवार दोपहर तक 140 बैग की गिनती की जा चुकी थी, जिसमें 165 करोड़ रुपए रखे हुए थे। कल जैसा हम कर रहे थे काउंटिंग उसी स्पीड में चल रहा है और अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुका है काउंटिंग और 36 बैग्स जो है 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है और 2 बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मेजोरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है और बाकी जो 10-15 जो है उसमें स्टॉक है बैकअप। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जो 5वें दिन भी जारी रही। सबसे ज्यादा कैश ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बोलांगीर जैसे ठिकानों से बरामद हुआ। देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक खत्म होती है और धीरज साहू के ठिकानों से कितने रुपए और निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 336 करोड़ के नोटों के बंडल वाली तस्वीर के मायने समझिए। धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं।
इनकम टैक्स चोरी के आरोप में धीरज साहू के ठिकानों पर 5 दिनों से रेड चल रही है और अब तक की छापेमारी में उड़ीसा से 336 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। 336 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, ये इस बात से आप समझ सकते हैं। 25 से ज्यादा नोट गिनने वाली मशीनों को लाया गया। 50 से ज्यादा बैंक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ताकि वो नोटों की गिनती जल्द से जल्द पूरी कर लें। और अब ये समझिए कि 336 करोड़ रुपए कैश में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए कि अगर एक लड़की की शादी में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं तो 336 करोड़ रुपए में 6,720 लड़कियों की शादी हो सकती है। अगर 1 तोले की चेन की कीमत 50,000 रुपए है तो 336 करोड़ रुपए में 66,200 सोने की चेन बन सकती है। अगर मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए है तो 336 करोड़ में 33,600 मोटरसाइकिल आ सकती है। अगर गांव में एक घर बनाने में 20 लाख का खर्च आता है तो 336 करोड़ में 1,680 घर बनकर तैयार हो सकते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जितनी संपत्ति कई गांव के लोगों ने नहीं देखी होगी उतनी अकेले कांग्रेस सांसद धीरज साहू की अलमारी में रखी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे वहां पर थे। हालांकि नोटों की गिनती लगातार जारी है। अब तक 336 करोड़ का आंकड़ा सामने आ चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा बरामद होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता बचा बचा कर अपनी बातों को रख रहे हैं। इन नोटों को देखकर किसके होश न उड़ जाएं? जिन नोटों को गिनने में मशीनें तक खराब हो गईं, वो अगर किसी सांसद के ठिकाने से मिले तो सियासी भूचाल आना लाजमी है। जी, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने के बाद जाड़े के इस मौसम में भी देश की सियासत गर्मा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की ये पुरानी परंपरा है, पहले भ्रष्टाचार करेंगे और पकड़े जाने पर किनारे करने की कोशिश करेंगे। बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल लिंक है नहीं है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई उस पर जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद के कैश लोक पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा कि धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, इस पर सभी की जुबान बंद है। गिरिराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पैसे जमा कर रही थी। की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, किस चुनाव के लिए, मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि 300 करोड़ कोई मजाक है। अश्विनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस का जल्द सर्वनाश होगा और कांग्रेस के लोग उसको बचाने में लगे। ये भ्रष्टाचार की कहानी को गढ़ते, ये वंशवादियों का कहानी गढ़ते और उसको बचाने में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोगों का नाश होगा और जो लोग उसको बचाएंगे उनका भी नाश होगा। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं महागठबंधन के नेता खुलकर बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ये भी कहते हुए किनारा करने की कोशिश की है कि ये धीरज साहू का निजी मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक